गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। 12 बजकर ठीक 48 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 16 फरवरी 2022। आज 16 फरवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोग इस सेशन में लाइव हैं। जल्दी से मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे जी। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, प्लीज एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसी के आगे से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। शाहजहां, ओके, वी हैव फिनिश्ड विद शाहजहां। हमने कंप्लीट कर लिया था शाहजहां के बारे में। तो आज हम बात करेंगे द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ मेडिवल पीरियड, मध्यकाल या मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य का आखिरी मुगल बादशाह, जिसे हम जानते हैं औरंगजेब आलमगीर के नाम से। चलिए जी, कंटिन्यू कर लीजिए। दिस इज मुगल डायनेस्टी जो हम पढ़ रहे हैं, मुगल वंश। जो मेडिवल इंडिया में पीरियड है 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक। शाहजहां की मृत्यु के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह, यानी कि हालांकि मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले ही औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बन चुका था, तो हम लिख सकते हैं शाहजहां के बाद भारत का अगला मुगल बादशाह बना औरंगजेब आलमगीर। 1658 से लेके 1707 तक भारत का मुगल बादशाह हुआ औरंगजेब आलमगीर। 'आलमगीर' चाइल्डहुड नेम है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है चाइल्डहुड नेम। उपाधि है आलमगीर। चाइल्डहुड नेम वॉज मुहीउद्दीन। इसके बचपन का नाम, इसका वास्तविक नाम मुहीउद्दीन था। आलमगीर इसकी उपाधि है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब के बारे में पढ़ना। औरंगजेब वॉज बॉर्न इन 1618 इन दोहद, नियर उज्जैन। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट, उज्जैन के समीप दोहद नामक स्थान पर हुआ। दोहद हालांकि आज कहां पर है? गुजरात में। यदि हम स्टेट की बात करें तो ये गुजरात स्टेट में पड़ता है। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट, उज्जैन के ही पास दोहद नामक स्थान पर हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज, इसके बचपन का नाम था, लिखेंगे मुहीनुद्दीन या मुहीउद्दीन। इसके बचपन का नाम मुहीउद्दीन था।
लेकिन मुहीउद्दीन के साथ साथ इसकी और भी उपाधियां और उपनाम थे। क्या क्या? इसे बहादुर भी कहा जाता था। इसे बहादुर भी कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसे बहादुर क्यों कहा जाता था? जब औरंगजेब की उम्र केवल 15 साल थी, ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब की उम्र मात्र 15 साल थी, जब ये सिर्फ 15 साल का था, तो सुधाकर और सुंदर नाम के दो बिगड़ैल हाथियों को इसने नियंत्रित कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। इसी बात से खुश होकर इसके पिता शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी, बहादुर का उपनाम दिया था। सुधाकर और सुंदर नाम के दो हाथी थे। और आपको पता ही है भाई, हाथी बिदक जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो लेकिन ऐसा कहते हैं कि केवल 15 साल की उम्र में इसने दोनों हाथियों को कंट्रोल कर लिया था। भाई बाहुबली जैसा रहा होगा ये, बल्लाल देव जैसा। तो इसने दोनों के दोनों हाथियों को नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इसके पिता ने खुश होकर इसे बहादुर कहा। इसके अलावा यही कहलाता है आलमगीर। इसकी एक और उपाधि इसकी एक और उपाधि कहलाती है आलमगीर। इसके अलावा औरंगजेब को ही ध्यान रखेंगे शाही दरवेश भी कहा जाता है। अब इसे शाही दरवेश क्यों कहते हैं? सीधा सादा, एकदम सादा सा जीवन व्यतीत करने के कारण, एकदम सादा सा सिंपल सा जीवन व्यतीत किया करता था और कभी भी शराब का सेवन नहीं किया करता था। इसीलिए औरंगजेब को शाही दरवेश भी कहा जाता है। और क्योंकि धार्मिक रूप से बेहद कट्टर था, इस्लाम धर्म के ही अकॉर्डिंग शासन किया करता था और इस्लाम धर्म के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया करता था। इसी कट्टरता की वजह से इसी को जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसे जिंदा पीर भी कहते हैं क्योंकि बेहद धार्मिक रूप से कट्टर था भाई। और ध्यान रखेंगे, इसी को हाफिज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसे कुरान याद थी या कंठस्थ थी। इसको पूरी की पूरी कुरान याद थी। ये पुरानी पूरी की पूरी कुरान इसको कंठस्थ थी, याद थी। और इसी कारण से इसको हाफिज भी कहा जाता है। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, मुगल साम्राज्य में या सभी मुगल बादशाहों में सबसे लंबा शासनकाल या लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड इन मुगल्स किसका रहा? औरंगजेब का। लिख लीजिएगा, ही हैड द लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड इन मुगल डायनेस्टी। मुगल साम्राज्य में इसका शासनकाल सर्वाधिक था। 1 मिनट रुकेंगे, अभी आता हूं मैं। ही हैड द लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड इन मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश में इसका शासनकाल सर्वाधिक था।
हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब आलमगीर के बारे में, जो मुगलों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह हुआ। 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब आलमगीर ने मुगल डायनेस्टी में शासन किया। इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के समीप दोहद नामक स्थान पर हुआ था। और ये दोहद आज कहां पर है? गुजरात में है। इसका चाइल्डहुड नेम, इसका बचपन का नाम मुहिउद्दीन था। और इसकी एक अन्य भी कई उपाधि थी, जैसे बहादुर। सर, आप पॉलिटी वैसे कंटिन्यू पढ़ा रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सुबह 8 बजे से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूं, और विदाउट ब्रेक सुबह 8 बजे से मेरी क्लासेस चलती हैं। और मैं शाम को 4 बजे फ्री होऊंगा। और 4 बजे के बाद फिर मैं सोचूंगा कि अब दिन में करने के लिए, अब दिन कितने घंटों का बचा है, और उस पूरे दिन में करने के लिए और क्या बाकी है। इसके अलावा औरंगजेब को बहादुर भी कहा गया है, क्योंकि शाहजहां ने इसे ये उपाधि दी थी जब इसने सुधाकर और सुंदर नाम के दो बिगड़े हुए हाथियों को क्या कर लिया था? नियंत्रित कर लिया था। इसी को आलमगीर कहा जाता है, इसी को शाही दरवेश कहा जाता है, क्योंकि ये सादा जीवन जिया करता था और कभी भी मदिरा का सेवन, कभी भी शराब का सेवन नहीं किया करता था। इसी को जिंदा पीर कहा जाता था, धार्मिक रूप से कट्टर होने की वजह से। और यही कहलाता था हाफिज, क्योंकि इसे कुरान कंठस्थ थी और ये पूरी की पूरी कुरान याद रखता था। आकृति कह रही है, सर मैं भी 4 PM पर फ्री हो जाती हूँ। चलिए ठीक है, फिर आकृति आप यहाँ पे आ जाइए मेरे स्टूडियो में, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फिर हम 4 बजे के बाद साथ में डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें पूरे बाकी दिन में बाकी क्या है करने के लिए, है ना? तो अब हम, आप भी 4 बजे फ्री हो जाती हैं, मैं भी 4 बजे फ्री हो जाता हूँ। तो चलिए फिर 4 बजे के बाद लेट्स सी क्या कर सकते हैं। जुआ खेल सकते हैं, ताश के पत्ते खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। ठीक है, कमाल की बात है। चलिए, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि जब तक आपकी नौकरी ना लगे आकृति, ठीक है ना, तब तक आप बिल्कुल ना फ्री हो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप फ्री हो। तो जब तक आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिल जाती है, जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हैं, तो मैं तो चाहता हूं आप में से कोई फ्री ना रहे और किसी को बिल्कुल टाइम ना मिले। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में आप बिजी रहें, हम यही चाहते हैं भाई। मुगलों में सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब आलमगीर का ही रहा। और हम सब जानते हैं, मुगल बादशाहों में औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार अपना कोरोनेशन, अपना राज्यभिषेक करवाया। मैंने कल ही आपको बता दिया था, इसने अपना पहला राज्यभिषेक 1658 ईस्वी में सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित करने के बाद 1658 में आगरा के किले में, आगरा फोर्ट में करवाया था। और फिर दूसरा राज्यभिषेक 1659 में, जिसको वास्तविक माना जाता है, जिसको एक्चुअल माना जाता है, वो इसने दिल्ली के रेड फोर्ट में, लाल किले में करवाया था। और फाइनली हम सब जानते हैं, अपने ही पिता शाहजहां को इसने कैद किया और उसे कैद करके खुद को भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित किया। और अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बहादुर बादशाह कलंदर गाजी के नाम से इसने अपना राज्यभिषेक करवाया। नाम याद नहीं होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस है ये, इसका नाम है भाई। जब राज्यभिषेक हुआ करते थे, जब कोरोनेशन हुआ करते थे, है ना, तो जो रूलर्स हुआ करते थे, जो मुगल हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, वो एक उपाधि लेकर, है ना, अपने सिंहासन पर बैठा करते थे। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, जब ये आदमी मुगल बादशाह बना तो किस नाम से बना? ध्यान रखेंगे, अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब
आप सोचेंगे सर को क्या हो गया आज, है ना। आलमगीर, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बहादुर बादशाह कलंदर गाजी। कोई औरंगजेब का पूरा नाम पूछे तो भैया बता देना। ये रहा औरंगजेब का पूरा नाम। कहाँ गए सर? बेटे मैं कहाँ गया, मैं तो यहीं पे हूँ। मेरी क्या बिसात, मेरी क्या इतनी हैसियत कि मैं आप लोगों को छोड़ के चला जाऊं कहीं पे। सर नाम याद करने की ट्रिक बता दो वरना याद नहीं होगा एग्जाम तक। अबे मेरे भाई, मेरे भोले भंडारी, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, औरंगजेब आलमगीर। ठीक है। जतिन कह रहा है थोड़ा सा म्यूजिक दे दें तो सॉन्ग बन जाएगा। आज म्यूजिक की बात मत करो भाई, बप्पी दा भी हमें छोड़कर चले गए हैं, है ना। बॉलीवुड की एक और जानी मानी हस्ती, द गोल्डन मैन, बप्पी लहरी। आप सब जानते हैं भी पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं बप्पी लहरी का आज निधन हुआ है। आपको पता चल गया होगा, खबर मिल गई होगी, आपने अपने स्टेटस में बप्पी दा की फोटो लगाने शुरू कर दिए होंगे। तो फाइनली औरंगजेब भारत का अगला मुगल बादशाह बना 1658 से लेके 1707 तक। इतिहासकार कहते हैं कि भाई औरंगजेब का शासनकाल एक पूरा का पूरा युग था। ऑब्वियसली युग था, आप खुद देख सकते हैं, है ना। आप खुद देख सकते हैं लगभग 50 साल तक शासन करके गया सिर्फ एक ही रूलर। इतनी बाबर की उम्र नहीं थी, है ना। इतनी तो बाबर की उम्र नहीं थी। इसने 10 लोगों के नाम रख लिए भाई ये 10 लोगों के बराबर भी था भाई। डिजर्विंग डिजर्विंग है भाई। ये आदमी इतना लंबा नाम रख सकता है क्योंकि इसने इतना लंबा शासन भी किया और ये वाकई में 10 के बराबर भी था। कोई बात नहीं, रख लिया तो। तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बादशाह बहादुर बादशाह कलंदर गाजी के नाम से भारत का मुगल बादशाह बना। और मुगल बादशाह बनते ही इसने कई सारी चीजें या कई सारे टैक्सेस क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है। लिखेंगे आफ्टर बिकेमिंग द मुगल एम्परर, मुगल बादशाह बनने के बाद। लिखिए आफ्टर बिकेमिंग द मुगल रूलर, मुगल बादशाह बनने के बाद। लिखिए ही बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स, इसने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। ही बैंड द प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स, इसने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। भाई सिक्कों पर कलमा छापने की प्रथा चली आ रही थी। कलमा तो समझते होंगे, है ना। कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, यही तो क्या है कलमा। इसका मतलब है अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और पैगंबर मोहम्मद उसके आखिरी रसूल है, मैसेंजर है, संदेशवाहक है। ये सिक्कों पर छपा होता था, ये पवित्र शब्द हैं इस्लाम के, ये सिक्कों पर छापे जाते थे। लेकिन जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बना, जब औरंगजेब भारत का मुगल बादशाह बना, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि कोई भी ये पवित्र शब्द सिक्कों पर नहीं छापेगा। इसके अलावा लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड लिकर, इसने तंबाकू एवं शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। डेफिनेटली लगाना ही था, दैट वाज एक्सपेक्टेड। ही प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड लिकर एंड ही ऑल्सो बैंड गैम्बलिंग। लिखेंगे इसने तंबाकू और शराब के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया और इसने जुआ खेलना भी प्रतिबंधित किया।
इसने तंबाकू और शराब के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया और इसने जुआ खेलना भी प्रतिबंधित किया। नेक्स्ट, अगला काम लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड। लिखिए ही प्रोहिबिटेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज एंड मुहर्रम। इसने नवरोज और मुहर्रम त्योहार मनाने को भी प्रतिबंधित किया। ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज एंड मुहर्रम। इसने नवरोज एवं मुहर्रम मनाने को भी प्रतिबंधित किया। कभी गियासुद्दीन बलबन ने, याद है ना, दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, कभी गियासुद्दीन बलबन ने फारसी नववर्ष एक नया त्योहार मनाना शुरू किया था जिसे नवरोज या नौरोज कहा जाता था। उसको बैन किया, उसको प्रतिबंधित किया औरंगजेब ने। और इसने मुहर्रम को भी मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? इसलिए लगा दिया क्योंकि भाई मुहर्रम केवल शिया कम्युनिटी के लोग मनाते हैं और ये तो पूरी तरीके से कट्टर क्या था, सुन्नी मुसलमान। सर मुहर्रम तो अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, मैंने कब मना करा। भाई जिस तरीके से आज औरंगजेब नहीं है उसी तरीके से उसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध भी नहीं है। सिंपल सी बात। इसके अलावा नेक्स्ट लिखिए इन 1637 औरंगजेब गॉट मैरिड विद दिलरास बानो बेगम। 1637 ईस्वी में औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम के साथ विवाह किया या निकाह किया। 1637 ईस्वी में औरंगजेब गॉट मैरिड विद दिलरास बानो बेगम। और ध्यान रखेंगे यही दिलरास बानो बेगम इतिहास में प्रसिद्ध हुई है किस नाम से? यही कहलाती है रबिया बीबी या रबिया उद दौरानी। यही इतिहास में रबिया उद दौरानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इसी को क्या कहा जाता है? रबिया बीबी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम से ही। सर आप अरिजीत सिंह की तरह लगते हो। अबे यार मेरे भाई, औरंगजेब पे ध्यान देना यार, तू मेरे पे क्यों ध्यान दे रहा है? और मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता यार तू मेरी शक्ल की तरफ देख रहा है। कमाल ही हो गया। 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम के साथ इसने विवाह किया जो रबिया उद दौरानी या रबिया बीबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ध्यान रखेंगे इसी से औरंगजेब के दो पुत्रों का जन्म हुआ था, अकबर और आजम। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। औरंगजेब हैड 5 सन्स, जिसमें से उसके 2 पुत्र, ध्यान रखेंगे, अकबर और आजम, दोनों के दोनों दिलरास बानो बेगम की ही पुत्र हुआ करते थे, रबिया बीबी के। और आप जानते हैं इसी दिलरास बानो बेगम का ही मकबरा क्या कहलाता है? बीबी का मकबरा। क्वेश्चन पूछेंगे वेयर इज टॉम्ब ऑफ बीबी?
बताइए बीबी का मकबरा कहां पर है? तो आप सब जानते होंगे भाई, बीबी का मकबरा कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा इसलिए याद रखिएगा क्योंकि बीबी के मकबरे को ही क्या कहा जाता है? बीबी के मकबरे को ही कहा जाता है सेकंड ताजमहल। इसी को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, या फिर ताजमहल की बदसूरत नकल भी क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? बीबी का मकबरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। और ध्यान रखेंगे उसी को सेकंड ताजमहल या ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है। ये औरंगजेब की सबसे पहली पत्नी थी। इसके बाद औरंगजेब की दूसरी पत्नी का नाम था नवाब बाई। औरंगजेब की दूसरी पत्नी का नाम था नवाब बाई, जो बेसिकली राजपूत हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे शी वॉज डॉटर ऑफ किंग राजू ऑफ कश्मीर। कश्मीर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजू। अब खुद सोचो, है ना, मैं कह रहा हूं कश्मीर का राजा, किंग ऑफ कश्मीर, तो आपको एकदम एक्सपेक्टेड होगा कि कोई खतरनाक सा नाम आएगा निकल के, लेकिन निकल के क्या आया? राजू। अब आप खुद देख लो डिफरेंस, है ना भैया, कश्मीर का हिंदू राजा नाम है राजू, है ना, और यहाँ पे भारत का मुगल बादशाह नाम है अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर बहादुर बादशाह कलंदर गाजी। देखो, ये वाकई में सुनते ही लग रहा है कि भाई ये वाकई में मुगल बादशाह है। और कश्मीर के राजा का नाम क्या रख दिया? देखो, राजू। एक तो राजा, ऊपर से राजू, राजा राजू। कितना अजीब सा लग रहा है ना, नाम से ही कमजोर लग रहा है। इसीलिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करके शासक बना करते थे, सिंहासन पर बैठा करते थे। जौना, है ना, आप खुद सोचो भाई, है ना, आप खुद सोचो कि भाई कोई बोलेगा गयासुद्दीन तुगलक मर गया, और गयासुद्दीन तुगलक के मरते ही उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा बन गया, और हिंदुस्तान का अगला सुल्तान हुआ जौना। जौना, ये क्या है भाई? नाम से ही बौना लग रहा है, जौना। तो बेचारा जौना नाम से अगर सुल्तान बनेगा तो कौन इज्जत करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए सुल्तान बना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। वजन होना चाहिए भाई, थोड़ा सा वजन होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक, अब लग रहा है कि हाँ, राजा बनने लायक है। औरंगजेब की दूसरी पत्नी थी नवाब बाई, जो कश्मीर के राजा राजू की पुत्री थी, और इसी से औरंगजेब के दो पुत्र और हुए थे। औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था मोहम्मद सुल्तान, और औरंगजेब का एक और बेटा जिसका नाम था मुअज्जम। तो ध्यान रखेंगे, सुल्तान वॉज एल्डेस्ट सन, ये सबसे बड़ा बेटा था, और ये मुअज्जम ही औरंगजेब के बाद अगला मुगल बादशाह बनेगा। ये कहलाता है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद
औरंगजेब की तीसरी पत्नी का नाम था औरंगाबादी महल। अजीब सा नाम है, याद नहीं करेंगे काम चल जाएगा। तीसरी पत्नी औरंगाबादी महल, चौथी पत्नी। इसके बाद चौथी पत्नी का नाम ध्यान रखेंगे, जिसे कहा जाता था उदयपुरी महल। और ध्यान रखेंगे इसी उदयपुरी महल से ही औरंगजेब का एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम था कामबख्श। तो मैंने अभी आपको बताया औरंगजेब के 5 पुत्र थे। तो उन 5 पुत्र के नाम थे, सबसे बड़ा सुल्तान, अकबर, मुअज्जम आजम और कामबख्श। ठीक है। 5 पुत्रियां भी थी, 5 बेटी भी थी। उनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। उनकी नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छोड़ दीजिए। इसके बाद लिखेंगे रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। लिखिए रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। लिखेंगे औरंगजेब की धार्मिक एवं सामाजिक नीतियां। लिखिए इन 1662 1662 ईस्वी में ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जो कभी अपने शासनकाल में 100 साल पहले अकबर ने भी लगाया था। इन 1662 ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद लिखेंगे इन 1663। इन 1663 ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। 1663 में इसने सती प्रथा भी प्रतिबंधित की। दोनों के दोनों सामाजिक सुधार थे। सर हम भी 3 शादी करेंगे। भैया 3 क्या, 300 कर यार तू। अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। 3 क्या, 300 कर ले यार। मुझे तो तू ऐसे बता रहा है जैसे भाई तेरी शादी का इंतजाम मैं नहीं करना है, मैं नहीं टेंट वाला और बैंड वाले करने तेरे लिए। बेटे जिसने करने हैं उन्हें बताओ जाकर कि पापा मुझे 3 शादी करनी है, देख लो। कम से कम 3 सूट सिलवा लेना। और मम्मी को बोलो कम से कम 3 साड़ियां होनी चाहिए, एकदम बेहतरीन वाली बनारसी। अबे पढ़ ले, नहीं तो एक भी करनी मुश्किल हो जाएगी। ये तो औरंगजेब था इसलिए 4 4 कर गया, है ना। ये औरंगजेब था इसलिए इसने 4 कर ली, तू तो खाली जेब है। ये औरंगजेब है, तू खाली जेब है। तो मेरे भाई खाली जेब तो एक भी करनी मुश्किल हो जाएगी। तो बेटर है पहले जेब भर लीजिए, पहले औरंगजेब, है ना। वो तो औरंगजेब था, वो तो काम चल गया, लेकिन तुम्हें उसके लिए भरा जेब होना पड़ेगा। हाँ। 1663 में इसने सती प्रथा प्रतिबंधित की। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया।
और इसी के अगले साल लिखेंगे इन 1664 1664 ईस्वी में, इन 1664 लिखेंगे 1664 ईस्वी में, ही अप्लाइड पिलग्रिमेज टैक्स अगेन। फिर 3 की 6 करियो। हाँ ये बात सही है। इन 1664 ही अप्लाइड पिलग्रिमेज टैक्स अगेन। 1664 में इसने पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया। और आप जानते हैं वही तीर्थ यात्रा कर जो कभी अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, उसको आकर दोबारा से अप्लाई कर दिया औरंगजेब ने। लेकिन इसी साल, लेकिन इसी साल आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। इसी साल कल ही आपको पता होगा 1664 ईस्वी में, जहां एक तरफ मुगल साम्राज्य को संगठित और मजबूत कर रहा था औरंगजेब, तो वहीं दक्षिण में मुगलों से लोहा लेने वाले, भाई यदि हम औरंगजेब के समकालीन बात करें, मुगलों से यदि हम लोहा लेने वाली कम्युनिटीज की बात करें तो मुगलों से लोहा लेने वाली केवल 2 ही कम्युनिटीज हुआ करती थी। उत्तर में सिख और दक्षिण में मराठास। जहां एक तरफ औरंगजेब हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा करता था, काफिरों का मुल्क कहा करता था, और इसने कसम खाई थी कि हिंदुस्तान में केवल सुन्नियत चलाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में मराठा साम्राज्य की स्थापना करके एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण की कसम खाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कहने का मतलब जिस समय औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था उसी समय दक्षिण में मराठाओं का उदय हो चुका था, और मराठा भी लगातार औरंगजेब और मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। औरंगजेब को भारतीय भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ही 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सूरत की लूट की गई थी। ये कहलाती है फर्स्ट लूट ऑफ सूरत, या सूरत की प्रथम लूट, फर्स्ट लूट ऑफ सूरत या सूरत की प्रथम लूट। अब सूरत को क्यों लूटा था शिवाजी ने भाई, हालांकि इसके बारे में हालांकि इसके बारे में हम मराठास और पेशवाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतनी बात ध्यान में रखेंगे, सूरत मुगलों का सबसे प्रसिद्ध और सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट डॉकयार्ड हुआ करता था। और भारी मात्रा में मुगलों का आयात निर्यात ही कहां से हुआ करता था, सूरत बंदरगाह से हुआ करता था। और शिवाजी अच्छी तरीके से जानते थे कि यदि मुगलों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाना है तो उसका सबसे सही तरीका होगा कि सूरत पर आक्रमण करके सूरत को लूट लिया जाए। इसीलिए सूरत से भारी संपत्ति की लूट शिवाजी के द्वारा की गई थी 1664 ईस्वी में। और इसी बात से नाराज होकर 1665 में अगले ही साल औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को, औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था जयसिंह, भाई कट्टर रूप से सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब, धार्मिक रूप से कट्टर था, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हिंदू मंत्री औरंगजेब के ही शासनकाल में हुआ करते थे, लगभग 33%। हालांकि शाहजहां के समय में भी 25% के लगभग केवल हिंदू मंत्री हुआ करते थे मुगलों के यहाँ, लेकिन औरंगजेब के यहाँ तो सबसे ज्यादा थे, 33%। औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था जयसिंह, इसीलिए औरंगजेब सेंट जयसिंह टू अटैक शिवाजी। औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और जब जयसिंह ने शिवाजी पर आक्रमण किया तो शिवाजी मजबूर हुए मुगलों के साथ संधि करने के लिए। और 1665 ईस्वी में ही जयसिंह और शिवाजी के बीच एक प्रसिद्ध संधि हुई जिसे हम जानते हैं ट्रिटी ऑफ पुरंदर के नाम से। ये कहलाती है पुरंदर की संधि। इसे पुरंदर की संधि कहा जाता है।
और इस पुरंदर की संधि के ही तहत एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था मुगलों और शिवाजी के बीच। शिवाजी ने मुगलों के जितने भी किलों पर अधिकार किया था, जितने भी फोर्ट्स छीने थे या उन पर अधिकार किया था, उसमें से 23 किले, 23 फोर्ट्स शिवाजी ने वापस किए थे मुगलों को। केवल उनके पास 12 किले रहे थे। और दूसरी शर्त यह थी कि जयसिंह के साथ शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पेश होना होगा, क्योंकि औरंगजेब शिवाजी से वार्ता करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था। भाई शिवाजी वॉज अ डेयरिंग पर्सन, हम सब जानते हैं। शिवाजी ने शर्त मंजूर की और इसके बाद ही जयसिंह ने शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में पेश किया। और जब औरंगजेब के दरबार में पेश हुए शिवाजी, तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की तरफ से कोई आदर सत्कार ना मिल पाने के कारण शिवाजी वहां से उठकर चले गए। और जब शिवाजी वहां से उठकर चले गए नाराज होकर, तो इस बात से बेहद गुस्सा हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को अरेस्ट कर लिया, कैद कर लिया। आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को नजरबंद करके कैद करके रख दिया गया। लेकिन शिवाजी बेहद होशियार व्यक्ति थे। कुछ समय तक मुगलों की कैद में रहने के बाद वो चुपचाप वहां से फरार हो गए, जो कि करना भी लगभग नामुमकिन था। लेकिन शिवाजी मुगलों की कैद से फरार हो गए थे। और फिर शिवाजी ने औरंगजेब को संदेश भिजवाया था कि भाई वो इस पूरी की पूरी घटना के लिए यदि वो इस पूरी की पूरी घटना को नजरअंदाज कर देगा और शिवाजी के साथ संधि कर लेगा, तो शिवाजी अपने बेटे संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब के ही पुत्र मुअज्जम की सेवा में भेज देंगे और वो मुअज्जम के साथ रहेगा। इस शर्त को मंजूर कर लिया औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और दोनों के बीच में संधि हो गई। दोनों के बीच में जो टेंशन्स थी वो खत्म हो गई। लेकिन कुछ ही समय के बाद पुरंदर की संधि और ये जो टेंशन्स कैलिब्रेट हुई थी, ये दोबारा से संधि क्या हो गई, टूट गई। और एक बार फिर से मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। और शिवाजी ने एक बार फिर से मुगलों को मजा चखाने के लिए 1670 में कर डाली सेकंड लूट ऑफ सूरत। एक बार फिर से लूट लिया सूरत को शिवाजी ने। ये कहलाती है सूरत की द्वितीय लूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में, जयसिंह और शिवाजी के बीच। इसके अलावा लिखेंगे इन 1668, 1668 ईस्वी में, इन 1668, 1668 ईस्वी में लिखेंगे औरंगजेब बैंड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स। 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाया। और इसी के अगले साल इन 1669 लिखेंगे ही डिस्ट्रॉयड 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स। 1669 ईस्वी में इसने 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नष्ट करवाए। ही डिस्ट्रॉयड 3 फेमस हिंदू टेम्पल्स, इसने 3 प्रसिद्ध हिंदू मंदिर नष्ट करवाए। कौन कौन से? सबसे पहला लिखेंगे सोमनाथ टेम्पल, गुजरात, गुजरात का सोमनाथ मंदिर।
गुजरात का सोमनाथ मंदिर, लिखेंगे सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। दूसरा लिखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी। और तीसरा लिखेंगे केशव राय टेम्पल मथुरा, मथुरा का केशव राय मंदिर। केशव राय टेम्पल ऑफ मथुरा या मथुरा का केशव राय मंदिर। ये सभी मंदिर नष्ट करवाए गए किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और इसी साल लिखेंगे इन 1669 औरंगजेब प्रोहिबिटेड म्यूजिक इन हिज कोर्ट। औरंगजेब ने अपने दरबार पर औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब प्रोहिबिटेड और बैंड म्यूजिक इन हिज कोर्ट। इसने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि ध्यान रखेंगे औरंगजेब खुद एक कुशल वीणा वादक था। ही हिमसेल्फ वॉज अ वीणा प्लेयर। ये एक खुद कुशल वीणा प्लेयर था। और ध्यान रखेंगे इंडियन म्यूजिक पर भारतीय संगीत पर सबसे ज्यादा पर्शियन लैंग्वेज में जो बुक्स लिखी गई हैं, फारसी भाषा में जो किताब लिखी गई हैं, वो औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई हैं। लेकिन फिर भी इसने सारे के सारे संगीतज्ञों को, सारे के सारे संगीतकारों को, सारे के सारे नृत्यकियों को दिल्ली छोड़ने के लिए कह दिया था और कहा था कि आप आज की बात कभी भी संगीत नहीं करेंगे, आप कभी भी नृत्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट इन 1675 लिखेंगे 1675 ईस्वी में औरंगजेब किल्ड नाइन्थ गुरु ऑफ सिक्स। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। सिखों के नौवें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए औरंगजेब के द्वारा कहा गया, लेकिन जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब ने दिल्ली में ही लाल किले के सामने इनका सर कटवा दिया। वहीं पर उसी जगह पर जहां पर आज सीसगंज गुरुद्वारा है, यहीं पर एक गुरुद्वारा है, इसी जगह पर उसे गुरुद्वारा सीसगंज साहिब कहा जाता है। दिल्ली में आज भी है, चांदनी चौक में। इसके बाद लिखिए इन 1679 औरंगजेब अप्लाइड जजिया अगेन। 1600 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में औरंगजेब अप्लाइड जजिया अगेन। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। इसके बाद लिखेंगे
इसके बाद लिखिए रिवोल्ट्स इन हिज रूलिंग पीरियड, इसके शासनकाल में विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए? सबसे पहले ध्यान रखेंगे रिवोल्ट ऑफ जाट्स, लिखेंगे जाटों का विद्रोह। 1669 में औरंगजेब के ही शासनकाल में गोकुल जाट नाम के ही एक नेता के नेतृत्व में औरंगजेब के खिलाफ सबसे पहला जाटों का विद्रोह हुआ। सिक्सटीन 1669 में औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे पहले गोकुल जाट के द्वारा मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। इसके बाद 1686 ईस्वी में राजा राम जाट और रामचेरा जाट राजा राम जाट और रामचेरा जाट ड्यूरिंग दैट रिवोल्ट, लिखेंगे दे अटैक्ड टॉम्ब ऑफ अकबर। इस विद्रोह के दौरान अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया गया था। बेसिकली हुआ क्या था, राजा राम जाट और रामचेरा जाट के नेतृत्व में जाटों ने अकबर के मकबरे में लूट की थी, अकबर के मकबरे को लूटा था। अकबर के मकबरा भाई जो कि आगरा के बाहर सिकंदरा नामक स्थान पर है, वहीं पर जाटों ने अकबर के मकबरे पर अटैक करके वहां से अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियां निकालकर जला दी थी। ये राजा राम और रामचेरा जाट के समय में हुआ था। इसके अलावा 1681 में हुआ रिवोल्ट ऑफ अकबर, अकबर का विद्रोह। अभी अभी मैंने आपको बताया औरंगजेब के ही 5 पुत्रों में से एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर। दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम से ही जन्म हुआ था किसका, अकबर का, जो औरंगजेब का पुत्र हुआ करता था। इसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और खुद को भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया और भागकर चला गया दक्षिण किसकी शरण में, संभाजी की शरण में। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए अकबर के विद्रोह में अकबर की मदद किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे संभाजी ने की थी। हु वॉज संभाजी? ही वॉज सन ऑफ शिवाजी। शिवाजी के पुत्र हुआ करते थे संभाजी। उस समय मराठा साम्राज्य के शासक संभाजी थे और संभाजी तो भाई औरंगजेब के बिल्कुल खिलाफ थे, इसीलिए औरंगजेब के खिलाफ उसके बेटे अकबर की मदद शिवाजी के पुत्र संभाजी ने की थी। और जैसे ही रिवोल्ट ऑफ अकबर हुआ तो बस इसी के अगले साल इन 1682 लिखेंगे औरंगजेब स्टार्टेड हिज साउथ इंडियन मिशन। औरंगजेब ने अपना दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। जब शाहजहां मरा था तो औरंगजेब यानी कि मुगल साम्राज्य में कुल 19 सूबे हुआ करते थे, 19 प्रांत हुआ करते थे। लेकिन औरंगजेब दक्षिण भारत के 2 और प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, इसीलिए इसने 1686 में बीजापुर
जो कि कहां पर है, कर्नाटका में। और फिर 1687 में इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। और मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 19 से बढ़कर कितनी हो गई थी, 21। इसीलिए आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा सूबे, सबसे ज्यादा प्रांत, सबसे ज्यादा राज्य किस मुगल बादशाह के समय में थे? ही वॉज औरंगजेब। लेकिन लिखेंगे इन 1689 औरंगजेब अटैक्ड एंड किल्ड संभाजी। लेकिन 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। और संभाजी की हत्या करके, ध्यान रखेंगे, संभाजी की ही पत्नी येसुबाई, जिसका नाम क्या था, येसुबाई, और संभाजी के ही पुत्र जिसका नाम था शाहू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और ध्यान रखेंगे, शाहू कौन था? शाहू, शाहू वॉज ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी, शिवाजी का पौत्र था शाहू, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ये शाहू तब तक मुगलों की कैद में रहेगा जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब का यह दक्षिण भारत अभियान उसकी कब्र साबित हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत जाकर इतना ज्यादा उलझा और इतना ज्यादा बिजी हुआ दक्षिण भारत के केवल 2 सूबों पर नियंत्रण रखने के लिए कि ये वापस कभी भी लौटकर उत्तर भारत नहीं आ पाया। और आप जानते हैं, फाइनली एक युग का अंत हुआ। इन 1707 औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई। आप जानते होंगे अहमदनगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का जिला है अहमदनगर, वहीं पर मृत्यु हुई औरंगजेब की। और इसे दफन किया गया महाराष्ट्र के ही, लिख लेंगे, दौलताबाद में। इसे महाराष्ट्र के ही दौलताबाद में दफना दिया गया। लिखिए, हिज बायोग्राफी इज आलमगीरनामा। इसकी जीवनी का नाम आलमगीरनामा है। हिज बायोग्राफी इज आलमगीरनामा। इसकी जीवनी का नाम आलमगीरनामा है। जिसको किसने लिखा? लिखेंगे जिसको लिखा काजिम शिराजी ने। जिसे काजिम शिराजी के द्वारा लिखा गया था। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।